चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी, बुक कीपिंग फीचर्स, फंक्शंस, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस, ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। और अब हमें आज स्टार्ट करना था, दैट इज सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें से हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लिया था। सो व्हाट वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? बेटा ऐसी अकाउंटिंग जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको एसर्टेन करते हैं। दूसरा बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, यानी जब हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के लिए की गई है। तो बेटा मैनेजमेंट का डिसीजन लेना होता है काम, तो मैनेजमेंट का काम डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये तीन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब फोर्थ की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज नोन एज टैक्स अकाउंटिंग। अगेन जैसे इसका नाम कह रहा है, अकाउंटिंग for the calculation of tax, accounting for the calculation of टैक्स। अब आप कहोगे दीदी टैक्स के लिए भी अलग कैलकुलेशन होती है? बेटा बिल्कुल टैक्स के लिए अलग कैलकुलेशन होती है, क्योंकि टैक्स के जो प्रोविजंस होते हैं वो अलग होते हैं। टैक्स के प्रॉफिट कैलकुलेशन अलग होती है जिसके ऊपर हमारा टैक्स लगता है। तो बेटा टैक्स की क्योंकि हमारी कैलकुलेशन और एज पर अकाउंटिंग जो हमारा प्रॉफिट निकला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ड्यू टू सम प्रोविजन ऑफ द टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं बेटा, टैक्स की अकाउंटिंग अलग करते हैं। और ये सिर्फ इनकम टैक्स के लिए नहीं होती, अलग अलग टैक्स के लिए, जीएसटी के लिए भी अलग अकाउंटिंग होती है टू कैलकुलेट द जीएसटी। तो उसके लिए बेटा टैक्स अकाउंटिंग उसका नाम रखा गया है। तो देखिए क्या कहता है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द टैक्स पर्पस of business, income tax, GST etc are computed on the basis of this accounting। ठीक है, तो ऐसी अकाउंटिंग जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए होती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, उसे हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए। दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अलावा भी होते हैं बेटा, ठीक है, बट आपके में आपकी बुक में 5 टाइप ऑफ अकाउंटिंग, 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दे रखा है, तो हम इन्हीं 5 को पढ़कर चलेंगे। तो नेक्स्ट वन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब बच्चा होता क्या है, जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमारा बिजनेस बेटा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है ऐसी अकाउंटिंग जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए की जाती है। नाउ व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेटा होता क्या है, आपके यहाँ पर जो हमारी फर्म काम कर रही है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस जो काम करता है बेटा, वो सोसाइटी के अंदर रहकर करता है, यानी वो सोसाइटी का पार्ट बनकर करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, सोसाइटी की फैसिलिटीज यूज करता है ना। तो बेटा इसीलिए हमारे बिजनेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आपको कुछ ना कुछ इन रिटर्न सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन की फील्ड में, चाहे एनवायरमेंट की फील्ड में, चाहे पॉवर्टी की फील्ड में, किसी भी चीज के लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करना पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए भी अलग से कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की, कि कितना परसेंट हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर खर्च करेंगे, हमारा क्या क्या सोसाइटी की तरफ हमने उनको नुकसान पहुंचाया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री वो बिजनेस था, उसके अंदर फैक्ट्री, अब फैक्ट्री वो क्या करती है, हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल जो हमारा क्या नाम है, धुआं वगैरह, ये स्मोक एमिट करती है। अब उसके वजह से आसपास के जो एरिया वो बैरन हो गए, तो वो भी क्या है, वो लॉस टू द सोसाइटी है ना। अब उसके चक्कर में लाइक जो लॉस उसकी वजह से हुआ, जो स्मोक की वजह से हुआ, गवर्नमेंट ने उससे कहा कि आप एक पर्टिकुलर एरिया को फर्टाइल करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर काउंट होगी। तो बेसिकली वो ट्रांजेक्शन जो हमारी सोसाइटी की तरफ से करी जाती हैं, सोसाइटी के लिए की जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट बन जाती है। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहता है।
कहता है social responsibility accounting is the process of identifying, measuring, and communicating the contribution of business to the society. It can be negative, it can be positive. In social responsibility accounting, techniques have been developed for measuring the cost of these contribution and the benefit to the society. Cost to this contribution का मतलब क्या है कि जो भी हम social responsibility कर रहे हैं, जो भी हम सोसाइटी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं और उससे बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन करना हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। आपको ब्रांचेस भी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है बेटा? अगर आपको याद हो, हम जब सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा, दिस वॉज माई सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली, कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो उसके अंदर आया था कुछ पार्टीज के बारे में बात आई थी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। नाउ हु आर दीज पार्टीज? तो ये पार्टीज कौन है, मैंने आपको तब भी बताया था कि इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। सो दीज आर दी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये कौन लोग हैं बेटा जिनको हमारी कंपनी के फिनेंशियल्स के अंदर इंटरेस्ट है? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, अभी आप बच्चे हैं, ठीक है, एयरटेल कंपनी ने क्या करा, अपने फिनेंशियल्स पब्लिश करे। आपने आज तक एयरटेल कंपनी के फिनेंशियल्स देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्या आप उसके यूजर्स हैं? नहीं होंगे। क्या आप उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं? नहीं है। लेकिन बेटा जब आपको प्रोजेक्ट बनाने को मिलेगा किसी एक कंपनी के ऊपर 12th क्लास के अंदर, तो शायद आप उसमें से एयरटेल कंपनी की बैलेंस शीट लें और प्रोजेक्ट बनाएं, तब आप क्या बन जाएंगे, उसकी बैलेंस शीट के यूजर्स बन जाएंगे। तो हमें यही ये सीखना है कि कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट या उसकी प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बेटा जितने लोग इंटरेस्टेड रहते हैं उनको मैंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, वन इज इंटरनल यूजर एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं बेटा? इंटरनल यूजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं ये बेटा? ये बाहर वाले लोग होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन से अभी फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली नहीं है। तो आइए बेटा इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला ओनर, जिसकी कंपनी है, इसको हम शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हैं। क्योंकि बेटा जब मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करती हूँ, जहां पर एक ओनर होता है, वहां उसे मैं ओनर बोलती हूँ। जहां मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ, जहां दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं, उन्हें मैं पार्टनर्स बोलती हूँ। जहां मैं कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड की बात करती हूँ, वहां उनका नाम क्या हो जाता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर्स भी क्या होते हैं? दोज आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो ऑब्वियसली बेटा मेरा पैसा लगा है, तो मुझे तो अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट होगा ना, प्रॉफिट कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, कहाँ लैकनेस है, कहाँ अचीवमेंट हमारी पूरी हुई है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर ओनर्स को जरूरत होती है ताकि वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सके। सेकंड आता है क्रेडिटर। ये कौन होते हैं बेटा? क्रेडिटर वो बंदे होते हैं जो हमें उधार में सामान देते हैं। मैं कौन हूँ? बिजनेस, ठीक है। तो हमें उधार में सामान बेटा कौन देगा? जब उन्हें पता होगा कि बिजनेस उसको रीपे कर पाएगा। अगर किसी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो क्या कोई उसे सामान उधार में देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है क्या पता पैसा आए या ना आए। तो बेटा ये क्रेडिट वर्दीनेस किसके थ्रू पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कि उसके पास इतने एसेट्स हैं ना कि मेरे को मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो क्रेडिटर्स आर आल्सो द यूजर्स ऑफ द और द पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है डेटर्स। बेटा डेटर्स इतने ज्यादा मतलब हर किसी डेटर को जरूरत नहीं पड़ती। डेटर कौन है? जिनको आप सामान उधार में दे रहे हो। अब उन्हें तो सामान उधार में मिल गया ना, तो उन्हें क्या मतलब कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर डेटर को कई बुक्स में यूज किया है और कहीं बुक्स में यूज इंटरनल यूजर नहीं करा, फिर भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है। शेयर होल्डर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ओनर है कंपनी के, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, उन्हें तो फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट रहेगा ही
रहेगा। फिर आते हैं एम्प्लॉयज। बेटा एम्प्लॉयज को भी इंटरेस्ट रहता है। किस लिए रहता है? क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तभी तो उन्हें बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, उनकी प्रमोशन होगी। अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय क्या होंगे, फिर चेंज करने की सोचेंगे अपनी जॉब को। तो एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड रहते हैं फाइनेंशियल्स में। लास्ट आता है मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनका बेसिकली पैसा, जो हमारी कंपनी में पैसा लगा हुआ है वो मैनेजमेंट ही तो मैनेज करती है। तो बेटा मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एक एक आइटम की यूजर है। तो उसी के बेसिक जो हमारे इस बार प्रॉफिट्स आए हैं, हमारी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट उसी के बेसिस पर तो डिसीजन लेती है। तो ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो ये अंदर के बंदे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे हैं, ठीक है। तो इनको हम इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सटर्नल यूजर, बाहर के लोग। तो बेटा बाहर के लोगों में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अभी पैसा लगाया तो नहीं है बट सोच रहे हैं लगाएंगे। अब बेटा ऑब्वियसली वो पैसा कब लगाएंगे, जब मेरी कंपनी के अच्छे प्रॉफिट होंगे। अब मेरे कंपनी के प्रॉफिट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से पता चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही, है ना। तो वो भी यूजर्स हो गए। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी यूजर होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। टैक्सेस कितने लेने हैं, कैसे लेने हैं, इन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, ये कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, लॉस में तो नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे चीजों को देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करती है। फिर आते हैं रिसर्चर्स, जिनको कंपनियों पे रिसर्च करना होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर रिसर्च करना होता है। वो भी कभी कभी क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। पब्लिक, जनरल पब्लिक, इसके अंदर क्या होगा बेटा, कभी किसी को अगर मतलब जनरल पब्लिक में से अगर किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो क्या पता वो उसको यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। बेटा कस्टमर्स बहुत रेयरली ऑल्दो वो यूज करते हैं, बट कई कस्टमर्स होते हैं जिनको शौक होता है कि भाई हम इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये कैसी चल रही है। भाई प्रोडक्ट अगर महंगा है तो हम तभी खरीदेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे घर में है, एक कजन है, मेरे कजन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एप्पल, एप्पल कंपनी की प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, एप्पल के प्रोडक्ट वो लेते हैं, कस्टमर हैं उनके, बट उनका इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी क्या लॉन्च करने वाली है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रहा है। तो कई कस्टमर इंटरेस्टेड रहते हैं। तो दीज आर दी एक्सटर्नल यूजर्स, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट नहीं होते हैं। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, सही सही बताऊं, ये क्वेश्चन आप एज एन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कर चुके हैं। तो एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी वो पॉइंट्स क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं कि हमारी अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग के यूजेस क्या क्या हैं। तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। कई पॉइंट्स रिपीट हैं, कोई बात नहीं, रिपीट है तो हम दोबारा पढ़कर चलेंगे। सो माय क्वेश्चन इज एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला आया बेटा, द फर्स्ट इज हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बेटा जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग हुई, क्लासिफिकेशन हुई, समराइजिंग हुई, उसके बेसिस पर जो हमारे मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेंगे, फ्यूचर के डिसीजंस लेंगे कि हमारी कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिस ऑफ दैट डिसीजन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, management need a lot of information for the efficient running of business. These information are derived by the management from accounting only. तो ये सारी information मिलती कहाँ से है मैनेजमेंट को, अकाउंटिंग से ही मिलती है। It help in planning and making decision. मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, डिसीजन लेना। तो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है डिसीजन के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बेटा मैंने अभी आपको बताया था अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, सिस्टमैटिक एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन लगाकर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और दूसरा बेटा इसका क्या खासियत है, कंप्लीट है। ऐसा नहीं है आधा अधूरा, एक ट्रांजेक्शन ली दूसरी छोड़ दी, एक ली दूसरी छोड़ दी, ऐसे नहीं। तो इसके अंदर हमें सिस्टमैटिक और कंप्लीट दोनों रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर kept in systematic way by accounting system. It provides true picture of the activities of business entity. तो जितने भी हमारे बिजनेस एंटिटी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्टिविटीज को क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उनकी सही सही पिक्चर हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग ही बताता है, फाइनेंशियल्स रिकॉर्डिंग ही बताते हैं। हाँ जी, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगी। दैट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी तो पढ़ाई था ना बेटा, हमारे जो अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता क्या है कि मेरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमाया है। तो ये भी तो अकाउंटिंग का ही पार्ट है, तो उससे हमें अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। देखिए क्या कहता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर डिस्क्लोजेस द नेट प्रॉफिट और लॉसेस सफर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से पॉइंट नंबर 1 2 3 के अंदर कोई डाउट। चलिए जी, अब बात करेंगे बेटा हमारे फोर्थ पॉइंट की। मेरा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव और फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी के पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। और बेटा ये एसेट्स और लायबिलिटीज हमें बताता कौन है, ये एसेट्स और लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट बताती है। और बैलेंस शीट हम कहाँ बनाते हैं, बैलेंस शीट हम समराइजिंग करते वक्त, अकाउंटिंग का जो थर्ड प्रोसेस है समराइजिंग करते वक्त बनाते हैं। तो अकाउंटिंग से हमारे को बैलेंस शीट मिली और बैलेंस शीट से मुझे क्या पता चला, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विच इज द इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग इक्वेशन से, अकाउंटिंग से मिलती है। देखिए क्या कहता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड at the end of year discloses the assets and liability of the business। सीधी सिंपल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो बेटा जितना हमारा जो प्रॉफिट निकलता है उसके बाद कुछ उसके अंदर एडलेस करते हैं, दीज आर द एडजस्टमेंट फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, तो या फिर किसी और टैक्स जैसे जीएसटी हो गया। तो बेसिकली बेस जो रहता है वो अकाउंटिंग रहता है, यानी जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके अंदर अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो एडजस्टमेंट करते हैं, और फिर हम निकालते हैं कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी है ये भी कहाँ से कंप्यूट हो रही है बेटा, अकाउंटिंग से ही कंप्यूट हो रही है। तो अकाउंटिंग, अब जैसे आपने देखा अकाउंटिंग की एक सब ब्रांच क्या है, टैक्स अकाउंटिंग, बट वो तो है ही उसका पार्ट ना। तो ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी जो हमें एसर्टेन करनी होती है वो भी हम अकाउंटिंग से ही करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, एरर्स और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। कैसे बेटा, जब आप हर किसी चीज का हिसाब रखोगे, आपके पास कितना कैश आया, कितना गया, कब कब आया, कहाँ गया, तो गलतियां होने के जो चांसेस हैं या फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं, एम्बेजलमेंट, थेफ्ट होने के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कहती कि नेग्लिजिबल हो जाएंगे, उस टाइम पर भी एरर और फ्रॉड्स होते हैं, बट इतने नहीं होते एज कंपेयर टू जहां पर रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। तो जहां रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन होते हैं वो एरर्स और फ्रॉड को मिनिमाइज कर देता है, उसके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। तो बेटा ये तीनों पॉइंट समझ आ गए, तो थम्स अप कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टॉपिक है लिमिटेशन। बेटा हमने अकाउंटिंग पढ़ ली, क्या होता है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ ली, एडवांटेज भी पढ़ लिया, यूजेस भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, फंक्शन भी पढ़ लिया, है ना। सब चीज अच्छी अच्छी पढ़ ली, तो आइए थोड़ी थोड़ी बुराई कर लेते हैं। तो बेटा हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि जो हमने एडवांटेज के अंदर पढ़ा हो यहाँ वो कंफ्लिक्ट करे। ठीक है, जैसे मैं वहां कह रही थी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी अकाउंटिंग बहुत बुरी है। तो बेटा अगेन
हर चीज के दो पहलू होते हैं, वहां मैंने अच्छे पहलू को दिखाया, यहाँ मैं बुरे पहलू को दिखाऊंगी। देयर कैन बी अ कन्फ्लिक्ट, डिपेंड्स ऑन दी assumptions, ठीक है। तो बट हमें लिमिटेशंस एक एक अच्छे से लर्न करनी है, लर्न नहीं करनी, समझनी है और उसके बाद लर्न करनी है, ठीक है। तो आइए बेटा, लिमिटेशंस का मतलब अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहला कहता है इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या है कि जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, जो बंदा अकाउंट्स बना रहा है, बेटा जब वो अकाउंट्स बनाता है तो उसके पास कभी कभार चॉइसेस होती हैं, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभार। किन किन चीजों की चॉइसेस होती हैं? पॉलिसीज की चॉइसेस होती हैं, मेथड्स की चॉइसेस होती हैं, ठीक है। यानी कई कई बार क्या होता है, मान लीजिए अकाउंटिंग ने आपको दो ऑप्शन दे दिए कि आप ऑप्शन ए भी ऑप्ट कर सकते हैं और ऑप्शन बी भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब कंपनी के लिए जो अच्छा है वो ऑप्शन ए अच्छा है, बट जो अकाउंटेंट है वो ग्रीडी होकर, ठीक है, अपने मोटिव को सॉल्व करने के लिए वो ऑप्शन बी को ऑप्ट कर लेता है। तो क्या हुआ, उसकी पर्सनल जजमेंट की वजह से क्या हुआ, उसकी पर्सनल जजमेंट की वजह से हमारे अकाउंट्स खराब हो गए। तो जो हमारा अकाउंट्स बना रहा है उसकी पर्सनल जजमेंट की वजह से भी हमारे अकाउंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। Different persons or accounting are having different opinion regarding the policies and the method of accounting. It will lead to have different profit result with the different methods. अब बेटा methods में क्या क्या आता है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अभी वो चैप्टर में आप डिटेल में करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम जब डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना, आपको याद है ना डिप्रिसिएशन क्या होता है, हमने जर्नल में किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था। तो जब हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड का नाम होता है एसएलएम और दूसरे मेथड का नाम होता है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी आपको लर्न नहीं करना है इनके नाम, अपने आप लर्न हो जाएंगे जब हम वो चैप्टर करेंगे, बट फिलहाल मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब बच्चा होता क्या है, अकाउंटेंट ए एसएलएम यूज कर रहा है, अकाउंटेंट बी डब्ल्यूडीबी, और इन दोनों से जो रिजल्ट आते हैं वो दोनों अलग आते हैं। अब एक बात बताओ, अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट की वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो सफर कर रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। तो बस वो यही कहना चाह रहा है, कहता है इट विल लीड टू डिफरेंट प्रॉफिट रिजल्ट विद द डिफरेंट मेथड। तो जहां पर हमारी चॉइसेस होती हैं वह अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो डिफर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज माय नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। बेटा जितने भी हमारी अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग, ये सारी की सारी कुछ कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होती हैं। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको जर्नल एंट्री के अंदर करवाया था एक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट था बेटा वो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, जो भी हमने एसेट एक्वायर किए हैं, उनकी जो एक्विजिशन की कॉस्ट है वो उसी में ऐड हो जाती है। जैसे मैंने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, इंस्टॉलेशन दिया 10,000 रुपए का, तो मेरे लिए मशीन की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000। ऐसा कौन कहता है बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट एंड कन्वेंशंस हैं जिनके ऊपर हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। और बेटा ये इतने रिजिड है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस ऐसे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। एग्जाम्पल मैं अभी दूंगी, बट फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बच्चों 1 मिनट होल्ड करेंगे। कि कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन ऐसे होते हैं जो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होते हैं, बट फिर भी क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी क्या है कि जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं, जितने भी एसेट्स हम खरीदते हैं, वो हम सिर्फ हमेशा अपनी बुक्स के अंदर किस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर।
कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में हमने उनको खरीदा है, जिसको हम एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक जमीन खरीदी, आई परचेज्ड अ लैंड इन 2015, ठीक है, 2015 के अंदर मैंने एक जमीन खरीदी थी, ठीक है। अब 15 में जमीन खरीदी 2 लाख रुपए की, और आज 2021 में वो हो गई 20 लाख रुपए की। बट बच्चा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अभी भी 2 लाख रुपए ही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर कर चलेंगे, आप उसको 20 लाख नहीं करेंगे। अब गड़बड़ है ना, है ना भाई। एक्चुअल में जो मेरी लैंड है दैट इज ऑफ 20 लाख रुपीज, बट मुझे फिर भी बैलेंस शीट में कितने की दिखानी पड़ेगी, ओनली 2 लाख रुपीज। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, रियलिस्टिक नहीं हो पाता, उसकी जो पोजीशन हम दिखाते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें कॉस्ट की वजह से हमने क्या करा, करंट मार्केट प्राइस को हम नहीं दिखा पा रहे कॉन्सेप्ट की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अकाउंटिंग शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, फेल हो जाती है। सो दिस इज माई सेकेंड कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपके डाउट्स लूंगी, रीड कर लेते हैं। कहते हैं अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, हेंस इसीलिए द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो रियलिस्टिक ना हो। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, नहीं आया तो डाउट। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अरे अभी तो हम पढ़कर आए थे क्या, कि यहाँ पर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, लेकिन अभी यहाँ लिखा हुआ है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यस बेटा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिमिटेशन है। रीजन क्या है बेटा, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्या बोलेंगे उसको, ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। और ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बेटा, वो ट्रांजेक्शन होती हैं क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन। क्योंकि हम अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, और बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 3 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी, एक एक्टिविटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो बेटा फाइनेंशियल नेचर का मतलब है कि वो पैसे से रिलेटेड हो, यानी नॉन पैसे वाली ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर 5 कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है। अब पांचों में से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके बेस्ट कंपनी का अवार्ड जीता। अब बेटा अवार्ड जीतना इज अ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे अकाउंटिंग के अंदर इनकम्प्लीट होती है, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है बच्चा, होता क्या है, हम जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं वो हम बनाते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या करा, अपने पूरे बिजनेस की लाइफ को, अगर आपको याद हो अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट, तो मैंने अपनी पूरी बिजनेस की लाइफ को एक एक साल के गैप के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसके लिए मैं अकाउंटिंग करती हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, वैसे तो मेरा जो पूरा बिजनेस है जब उसकी लाइफ खत्म होगी तब जो मेरे पास प्रॉफिट और लॉस आएगा दैट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। बट होता क्या है, क्योंकि मैं हर साल अपने अकाउंट्स क्लोज करती हूँ, तो मैं हर साल के एंड में अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालती हूँ। बट बच्चा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है दिस इज नॉट फाइनल, ये अगले साल चेंज होगा, फिर अगले साल चेंज होगा, फिर अगले साल चेंज होगा। बट अल्टीमेटली जो एक्चुअल पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है वो सिर्फ कब नजर आएगा मुझे, जब मैं अपना बिजनेस क्लोज कर दूंगी, है ना। तो इसलिए बेटा यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को यूज किया गया है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो बेसिकली बिजनेस क्लोज होने के बाद हमें एक्चुअल उसका रिजल्ट पता चलेगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ठीक है। बट हम तो अकाउंटिंग 1 साल की करते हैं, तो 1 साल के अंदर जो रिकॉर्ड्स आते हैं दैट माइट बी बोल रही हूँ, वो इनकम्प्लीट हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स provide only the incomplete information because the actual profit or loss of business can only known only when the business is closed down। तो बीच में जो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो वो इंटरम कह सकते हो आपको, ठीक है। इंटरम का मतलब क्या है कि अभी फाइनल नहीं है, आपने बीच में कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया है, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, उसी का दूसरा पॉइंट है।
बेटा हमारी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है। व्हाट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट? जितने पर हमने उन्हें एक्वायर किया, चाहे उनकी करंट वैल्यू कम है या ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक एक्टिवा ली 50,000 रुपए की, ठीक है। अब हुआ क्या, अगले साल वो मेरे बुक्स में 45,000 रुपए की आ रही है, बट बेटा उसकी जो एक्चुअल सेल वैल्यू है, यानी अगर मैं एक साल बाद उस एक्टिवा को बेचना चाहती हूँ तो वो सिर्फ 25,000 रुपए में बिकेगी। बट फिर भी वो मेरे बुक्स में कितने की शो हो रही है? 45,000 रुपए की। किसके वजह से हो रही है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। अब उसकी वजह से देखो बैलेंस शीट के अंदर मेरी एक्टिवा कितने की नजर आ रही है? 45,000 की। तो गड़बड़ हो गई ना, रियलिस्टिक चीज मिली आपको? नहीं मिली। तो यही वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है, फेयर मार्केट प्राइसेस पर नहीं होती। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। आइए देखते हैं। Accounts are prepared on the basis of the historical costs, such as figures given in the financial statement do not show the effect of change in price level. अब यहाँ पर ये इन्फ्लेशन की बात भी कर रहा है। इन्फ्लेशन की बात का कौन सा इसने एग्जाम्पल लिया? बेटा जो मैंने अभी ऊपर जमीन का एग्जाम्पल लिया था। क्या एग्जाम्पल लिया था? कि मैंने अभी मान लीजिए 2015 के अंदर एक जमीन खरीदी थी 2 लाख रुपए की, आज वो जमीन हो गई 20 लाख रुपए की। विद कोई भी रीजन हो सकता है। तो बेटा जो 20 लाख रुपए की हुई है, जो 18 लाख का जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, वो मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मुझे मना करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन आ गई। तो जल्दी से बताइए पॉइंट नंबर 3, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट में कोई डाउट है या समझ आ गया तो ओके कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करनी है बेटा? रिवीजन स्टार्ट करनी है फॉर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। याद है ना कौन कौन से चैप्टर्स हुए हैं? चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स, डबल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। ठीक है, तो ये सब की हम रिवीजन करेंगे एक हफ्ता, ताकि आपके जो भी आगे यूटीज आ रहे हैं या मॉक टेस्ट आ रहे हैं वो सब आप कर लें। ठीक है, आइए बेटा लास्ट पॉइंट जो मुझे समझाना है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। यूजुअली टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटा ऊपर ऊपर से साफ कर देना। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ था बहुत पुराना, अंदर से एकदम कबाड़ा हो चुका है, बट ऊपर ऊपर से मैं उसे पॉलिश कराकर बेच देती हूँ, तो मैंने उसका क्या करा? विंडो ड्रेस कर दिया। ठीक है, ऊपर ऊपर से साफ कर दिया, मैन्युपुलेट कर दिया। ठीक, तो बच्चा यही सेम चीज होती है हमारे अकाउंट्स के साथ। हम अकाउंट्स को मैन्युपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैन्युपुलेट कर सकते हैं कैसे? प्रॉफिट कम दिखाकर, प्रॉफिट ज्यादा दिखाकर। अब आप बोलोगे दीदी ये तो करना गलत बात हो गई है, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए। बेटा बहुत सोच समझ कर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, जिनको हम चेंज करके अपने प्रॉफिट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और बेटा उसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। कहता है अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द window dressing refers to the practice of manipulating accounts so that the financial statement may be disclosed a more favorable position. मोर फेवरेबल का मतलब अगर प्रॉफिट कम दिखाना है तो कम और ज्यादा दिखाना है तो ज्यादा, देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो दिस इज कॉल्ड द विंडो ड्रेसिंग। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए।